जय हिंद साथियों, मैं सुखदेव सिंह चौहान आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि आपके चैनल आओ चले मुद्दों की ओर में। आज हम जिस मुद्दे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राजनीति में अपराधियों का संरक्षण, अर्थात इस राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ, क्या ऐसे हालात पैदा हो गए, किस तरीके से हालातों को बनाया गया कि राजनीति में अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, या फिर हम यूं कहें कि अपराधियों को लगातार संरक्षण दिया जाने लगा राजनीति के द्वारा। जब भारत देश आज़ाद हुआ था और हमारे यहाँ पे जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, अर्थात जब लोकतंत्र रूपी सूर्य ने हिंदुस्तान में उदय किया, तो लगा कि सत्ता की जो लालसा है या सत्ता पे जो कब्जा करने की जो लालसा है, शायद उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, अर्थात वो लालसा कम होगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। सत्ता का जो नशा है वो इस कदर बढ़ने लगा कि जो सत्ताधारी हैं या जो सियासतें हैं वो लगातार नए नए मोहरे बनाती गई, नई नई चालें बिछाती गई कि किस तरीके से हम सत्ता तक पहुँचे। और ये जो बदसूरती है वो राजशाही से लेकर के आज तक भी जारी है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति का अर्थ क्या है? देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति एक वह नीति है, अर्थात वह व्यवस्था है जिसका उपयोग शासन संचालन में होता है। राज्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं उसके आधार पर ही संचालित होती हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर गौर से देखें, राज प्लस नीति, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य का संचालन जब नीति के आधार पे हो तब उसे राजनीति कहा जाता है। राजनेता पहले भी इन अपराधियों का उपयोग चुनाव में करते रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये जो नेता है या जो ये राजनीति है पहले इन अपराधियों का उपयोग चुनाव में करते हैं, या फिर इनके माध्यम से जो इनके सत्ता विरोधी है या जो इनके खासकर जो इनके जो सत्ता विरोधी है उनको ठिकाने लगाने में काम करते हैं, या फिर इनके जितने भी जो गैरकानूनी कार्य हैं वो ये सब इनके माध्यमों से करवाते रहते हैं। बदले में ये पॉलिटिशियन या बदले में ये राजनीतिक दल इनको अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मानो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्के का एक पहलू नेता है, दूसरा पहलू अपराधी है। अब ये समझ में नहीं आता कि नेता को अपराधी कहें या फिर अपराधी को नेता कहें। देखने में ऐसा लगता है कि एक ही सिक्का है जो चला जा रहा है और उसके दोनों तरफ ये दोनों पहलू हमेशा नजर आते हैं। पर इस कहानी में जब ट्विस्ट जब आता है, जब इन नेताओं को इन मोहरों की आवश्यकता कम होने लगती है या इनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, तब क्या करते हैं? तब इनके बनाए हुए मोहरे इनको ही मात देने लग जाते हैं, या ये कहें कि इन मोहरों की शख्सियत अपने हुक्मरानों से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, या फिर हम ये भी कहें कि ये मोहरे राजनेताओं के साथ में राजनीति सीख जाते हैं, थोड़ी थोड़ी राजनीति सीखने लगते हैं, और तब वो भी कहीं जाकर के अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं। उनके मन में भी चुनाव लड़ने की या राजनीति में घुसने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। तब होता क्या है कि सिक्के का एक पहलू दूसरे पहलू को, जिसने कभी अपना जो कभी उसका मोहरा था, उस मोहरे को अर्थात उस अपराधी को ये नेस्तनाबूद कर देते हैं। तब कहीं जाकर के नाम उसको भी दिया जाने लगा, फिर उसको चाहे ये मुठभेड़ कह दें या कोई अन्य तरीके की बात कह दें। राजस्थान में ये कोई पहला केस नहीं है। राजस्थान में इस प्रकार का एनकाउंटर पहले भी हुआ था, जो दारा सिंह एनकाउंटर के नाम से काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, जिसकी अभी तक सीबीआई जांच जारी है। आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये बात गृह मंत्री जी को पता चलती है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। जहां आनंद पाल के एनकाउंटर के पश्चात राज्य सरकार को राहत काफ़ी मिली है, क्योंकि जब भी कभी कानून व्यवस्था की बात आती थी, जब भी राज्य सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था के बारे में कुछ बोला जाता था, तो विरोधियों के द्वारा या मीडिया के द्वारा आनंद पाल की फरारी को लेकर के सवाल सामने खड़ा कर दिया जाता था। अब आनंद पाल के एनकाउंटर के पश्चात में सरकार को
राहत तो काफ़ी मिली है, लेकिन सरकार के सामने कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर के जहां पूरी सियासत, पूरे हल्के, पूरे राजस्थान सूबे के अंदर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं संगठनों के द्वारा, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, तो शायद राज्य सरकार को भी उनके सामने आकर के इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। आला अधिकारी दिनेश अहमद साहब, उनका भी जो बयान आया है वो बड़ा ही संदेशपद बयान आया है। उनका कहना था कि उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता था कि इस आनंदपाल का एनकाउंटर हो रहा है, मुझे इस बात की सूचना थी कि कोई मुठभेड़ चल रही है, जो भी एक अपने आप में एक संदेशपात है। अब ये समझ में नहीं आता कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो पुलिस विभाग द्वारा जो ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा था, तो वो क्या अपने आला अधिकारियों को इस तरीके की रिपोर्ट देना उचित समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये विभाग की अपनी अलग बात है। अब हम एनकाउंटरों की बात करते हैं। एनकाउंटर मुंबई जैसे बड़े शहर में लगभग प्रतिवर्ष 300 से 400 एनकाउंटर होते थे 1999 से पहले, जिनमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एनकाउंटर करते थे। उनको बहुत जल्दी तरक्की मिलती थी। बाद में पता चला कि उनकी संपत्तियों में जो इजाफा हुआ जांच करने के बाद में, वो कई सौ करोड़ की संपत्तियों के मालिक, जिससे हुआ ये कि बाद में जब जांच आई तो उसमें पता ये चला कि एक गैंग दूसरे गैंग के अपराधी को ख़त्म करने के लिए इस तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मोटी मोटी रकम दी जाने लगी। लेकिन जब 1999 में जब सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन आई, उसके बाद में एकदम से काफ़ी भारी मात्रा में संख्या में कमी आई एनकाउंटर होने की। अब यहाँ भी कुछ एक सवाल है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि जहाँ भी एनकाउंटर होता है, जिस जगह एनकाउंटर होता है, उस पूरी जगह को सील बंद किया जाता है, उस पूरी जगह की निगरानी की जाती है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आम पब्लिक के द्वारा, मीडिया के द्वारा उस जगह का लाइव प्रसारण तक होता रहा, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें एक और गाइडलाइन की, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब तक एनकाउंटर की, इस वारदात की जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक आप किसी भी टीम के सदस्य को ना तो गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर सकते हैं, ना ही आप किसी को प्रमोशन दे सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में ये तक घोषणा की है। तीसरी अगर हम बात देखें तो जहां आनंदपाल का जहां वो रतनगढ़ हॉस्पिटल में हुआ, जो कि जिला मुख्यालय अस्पताल नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ये अपनी गाइडलाइन में कहता है कि अगर एनकाउंटर होता है तो जो पीड़ित है, अपराधी है, जिसका एनकाउंटर हुआ है, उसका पोस्टमार्टम नज़दीकी जिला मुख्यालय अस्पताल में होगा, और वो भी कम से कम 2 डॉक्टर, जिसमें से एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की, उसमें सीनियर डॉक्टर के साथ में रिकॉर्डिंग के साथ में पोस्टमार्टम होगा, जो कि यहाँ पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय पर न होकर के रतनगढ़ हुआ। तो ये अपने आप में कुछ एक सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। आनंदपाल के वकील का कहना है, या आनंदपाल के वकील ने ये बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर के राज्यपाल तक, गृह मंत्री तक आत्मसमर्पण की गुहार लगाई। जहाँ 18 महीने इंतजार किया, वहाँ 2 या 3 घंटे या 4 दिन भी इंतजार किया जा सकता था। ये कहना है उनके वकील AP सिंह जी का। अब आत्मसमर्पण को अगर हम देखें तो आप 2016 में 1420 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, अर्थात उन अपराधियों को मुख्य धारा में ले जाने का प्रयास गृह विभागीय द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता रहा। यहाँ भी यही सोचने की बात है कि अपराधी की बजाय हम अपराध का अंत करें, तो शायद उसको भी एक मौका दिया जा सकता था अपनी पुनः जीवन की मुख्य धारा में लौटने के लिए। और अगर हम आत्मसमर्पण की बात करें तो मुझे जयप्रकाश नारायण जी का दौर याद आता है, जिन्होंने सर्वाधिक 500 डाकुओं का आत्मसमर्पण करके उनको मुख्य धारा में लिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 500 डाकू आज शायद उनके 5000 परिवार होंगे जो आज मुख्य धारा के अंदर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर गणतंत्र में गण को तंत्र के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई पे संदेह है और गण उसी तंत्र से न्याय के लिए CBI से जांच की मांग करता है, तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि या ये कहें हम कि उस गण को ये मौलिक अधिकार इस तंत्र ने दिया है, इस देश ने दिया है। अगर सियासतों का दामन साफ है तो फिर CBI से परहेज
मुद्दा इस बात का है कि राजनीति में अपराधियों का संरक्षण कब तक होता रहेगा। क्या बगैर राजनीति संरक्षण के पप्पू आनंद पाल बन जाता? आखिर कब तक ऐसे पप्पू आनंद पाल बनते रहेंगे? क्या अपराधी को मारना ही अपराध का अंत है, या फिर व्यवस्था ने उस अपराधी को अपराधी कैसे बनाया, शायद हमें उस पर विचार करना चाहिए। फिर आगे से जाके कोई आनंद पाल न बने। शायद हमें अपराधियों को बनाने वाली फैक्ट्रियों को देखना चाहिए, अपराधी को संरक्षण देने वाले उनके राजनीतिक गुरुओं की पहचान करनी चाहिए, उनको भी सजा देनी चाहिए। जिस प्रकार आनंद पाल ने जिस घर में संरक्षण लिया था उस घर के मालिकों पे कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे कहीं ज़्यादा उन महिलाओं एवं बच्चों तक को गिरफ्तार किया गया है। एक 6 महीने का बच्चा भी आज 10 दिन से जेल में है। जब घर में पनाह देने वालों पर इतनी तत्परता से कार्य किया जा सकता है तो उनको राजनीति में पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस विभाग को एवं सरकार को आगे आना चाहिए और जनता में ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि ये जो घटना थी वो सत्य थी। आज भी सरकार, पुलिस प्रशासन जन के साथ है। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, कानून की तरीके से मिलना चाहिए। और पीड़ित पक्ष जो है, जिसको न्याय की गुहार है, आनंद पाल का चाहे परिवार हो या उनके समाज के जो लोग हों जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, शायद सीबीआई की सरकार को शायद सोचना चाहिए कि सीबीआई की जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। फर्जी एनकाउंटरों के समय समय पर पुलिस विभाग पर आरोप भी लगते रहे हैं। सवाल यहाँ पे फिर उठता है कि भारत का जो कानून है वो आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत जिसको आम जन को वो अधिकार देता है और वो ही शायद अधिकार पुलिस को भी देता है। लेकिन जब आम जन द्वारा आत्मरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम में एफआईआर दर्ज हो जाती है, उस पर मुकदमा चलने लगता है, लेकिन पुलिस के द्वारा उठाया गया इसी प्रकार का जो कार्य है उसको मुठभेड़ का नाम दे दिया जाता है, उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। आज हमने इस मुद्दे पे बात करी, पुनः हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपको वादा दिलाते हैं कि पुनः हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। आपका मुद्दा होगा, आम जन का मुद्दा होगा, हर नागरिक का मुद्दा होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।